हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी क्लास 6 का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने 1 to 4 चैप्टर पूरा ले लिया है, ठीक है। और ये आपका वन लाइनर नोट्स की तरह है, आपको बहुत लेंदी नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी पॉलिटी आता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो विविधता चैप्टर है फर्स्ट, उसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भारत की विविधता के बारे में बताया है कि क्या क्या है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पर भोजन जो होता है वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, त्योहार भी अलग अलग मनाए जाते हैं, धर्म भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसके बारे में है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो है लद्दाख के बारे में बताया गया है कि लद्दाख में क्या है। तो ये लद्दाख जो है यह जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है मतलब, और यहाँ बारिश ना होने के कारण खेती बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं होती है। और क्या होता है, हर वर्ष यह लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पेड़ कम उगते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो होते हैं ये उगते ही नहीं हैं। और पानी के लिए, मतलब पीने का जो पानी होता है उसके लिए गर्मी में यहाँ के लोग बर्फ पिघलने का इंतज़ार करते हैं कि कब बर्फ पिघलेगी तो कब हमें पानी मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं कि यहीं की बकरी से पश्मीना ऊन बनता है, जिससे शॉल बनाई जाती है, ठीक है। जो शॉल बनती है पश्मीना शॉल बहुत ही आकर्षक और बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बहुत गर्म होती है, ठीक है। ये खास किस्म की बकरी से बनाई जाती है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग पश्मीना ऊन कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। कश्मीर में शॉल बुनी जाती है, ठीक, ऊन बनाते हैं, ये मेहनत करते हैं, ऊन बनाते हैं। उसके बाद उस ऊन को क्या करते हैं, कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं उनको बेच देते हैं, और कश्मीर के लोग फिर इसको जो है शॉल को बुनते हैं। यहाँ के लोग मक्खन, चीज, मांस खाते हैं, ठीक है। दूध से बने पदार्थ ये सब चीज़ें खाते हैं, मांस खाते हैं। और इनके पालतू पशु क्या हैं, गाय, बकरी, याक, ये सब पाले जाते हैं। लद्दाख व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया है, ठीक। लद्दाख जो है ये व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये गाड़ियाँ नहीं, घाटियाँ। घाटियों से गुजरकर मध्य एशिया के काफिले तिब्बत पहुँचते थे, ठीक है। जो यहाँ पर घाटियाँ थी उससे गुजरकर जो मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग कहाँ पहुँचते थे, तिब्बत पहुँचते थे। काफिले साथ में मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ, ठीक, जो बिछाने वाली दरी होती है वो दरियाँ लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, ठीक है। इसी तरह जो है बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुंच गया। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कहते हैं कि यहाँ पर जो है करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, ठीक है। और अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या मुसलमान हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ गानों और कविताओं का समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में प्रचलित है, ठीक है। ये जो ग्रंथ का नाम क्या था, केसर सागा, ये ग्रंथ है जो कहाँ प्रचलित है, लद्दाख में। और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम केरल के बारे में चर्चा करते हैं। केरल के बारे में जो हमारे इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में है, ठीक है। राज्य है एक,
एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, और पहाड़ियों में मसाले होते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पर? काली मिर्च होती है, लौंग और इलायची आदि होती है। सबसे पहले अरबी और एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ठीक है, अरबी और यहूदी जो है वो केरल आए। इसके बाद ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कई व्यापारी यहाँ पर आकर बस भी गए। ठीक है, कहाँ के? अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए, अरब के व्यापारी। अब यहाँ पर इब्न बतूता के बारे में बताया गया है कि जो इब्न बतूता था वो 700 साल पहले आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि मुसलमान की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। ठीक, लोग जो है मुसलमान की बहुत इज्जत करते थे। वास्को डिगामा के बारे में बताया गया है कि वास्को डिगामा पानी की जहाज से यहाँ पहुँचा। ठीक है, पानी की जहाज से यहाँ पहुँचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। केरल के लोग कई धर्म मानते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध। चीन के व्यापारी यहाँ आए। यहाँ की मछली के जाल चीन से मिलते हैं, मतलब चीन के जो मछली के जाल होते थे वो यहाँ पर जो मछली के जाल हैं उनसे मिलते थे, जिसको चीना वला कहते हैं। ठीक, इसके बाद तलने के लिए चीन चट्टी का प्रयोग करते थे। मतलब जैसे कि हम खाना पकाते हैं ना तो तलते हैं, तो उसके लिए तलने के लिए जो बर्तन यूज़ होता था उसको चीना चट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, वहाँ पर चावल बहुत होता है। इनका भोजन मछली, सब्जी और चावल है। केरल और लद्दाख को चीन और अरब के से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। ठीक, बहुत सारे लोग शामिल थे। इसके बाद देखिए, कह रहे हैं अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने शांत प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी थी। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल जहाँ पर है ना, वहीं पर जलियांवाला बाग है, वहीं पर हत्याकांड हुआ था जिसमें ब्रिटिश जनरल ने जो है अचानक से गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जो बाग में इकट्ठे सभा, मतलब जो लोग वहाँ पर थे शांति प्रिय थे और वो बाग में इकट्ठे सभा कर रहे थे। इसमें महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? पक्षपात कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का क्या नाम था? भारत की खोज में नेहरू ने अनेकता में एकता का विचार दिया है। ठीक है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? नेहरू ने दिया था। याद इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। राष्ट्रगान की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। देखिए, पूरे संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने हैं? 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में 8 के अनुयायी हैं। ये जितने भी धर्म हैं इनको मानने, अनुयायी मतलब धर्म, इस धर्म को मानने वाले, मतलब 8 धर्मों को मानने वाले भारत में हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं, 100 से ज़्यादा नृत्य होते हैं। पहले से किसी के बारे में राय बनाना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या होता है कि जैसे कोई किसी के बारे में पहले से ही अपनी राय बना लेना। उसके बाद देखिए, दलित का अर्थ दबाया गया या कुचला गया। सरकार इन्हें अनुसूचित जाति कहती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
1891 से 1956 भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता थे ये। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रहे हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। अब ये दलित क्या होते थे? दलित जो होते थे इनको अछूत माना जाता था। ठीक है, पहले जो है दलितों को अछूत माना जाता था। दलित का अर्थ होता था दबाया गया, फिर कुचला गया। ठीक है, भेदभाव किया जाता था समाज में, इनको निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता, सबसे नीचा समझा जाता था। इनके जो है प्रति लोगों की भावनाएं जो थी वो रूढ़िबद्ध थी। ठीक है, तो इसका सपोर्ट जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन लोगों को सपोर्ट किया और इनका सहारा बने वो। ठीक है, और बाद में इनको अधिकार दिलाया उन्होंने। इसके बाद भारत के बारे में है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में क्या लिखा गया है। उद्देशिका उसकी बहुत बार एग्जाम में आती है। उसके फर्स्ट पृष्ठ पर ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सरकार के स्तर के बारे में बात की गई है। स्थानीय स्तर, इसके अंतर्गत शहर और मोहल्ला आते हैं। ठीक है, जो स्थानीय स्तर होता है इसके अंतर्गत क्या आते हैं? शहर और मतलब स्तर कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो स्तर 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। पहला आपका स्थानीय स्तर होता है, राज्य स्तर होता है और राष्ट्र स्तर होता है। ठीक, स्थानीय स्तर में आपके गांव आएगा, शहर आएगा, मोहल्ला आएगा। और राज्य स्तर जो है, ये देखिए राज्य स्तर जो है इसके अंतर्गत पूरे राज्य को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर जो होता है इसमें पूरे देश को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर जो होता है इसमें सरकार क्या करती है? पूरे देश का ध्यान रखती है। ठीक है, मतलब स्थानीय सरकार जो होती है वो समस्त राष्ट्र को अपने मतलब समस्त राष्ट्र को ध्यान में रखकर काम करती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि आंध्र प्रदेश जो है राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंटे। कौन कौन से थे? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख था। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है वही लोकतंत्र कहलाता है। लोग क्या करते हैं कि सरकार बनाते हैं। ठीक है, इसमें लोग के द्वारा सरकार को
शक्ति दी जाती है। कैसे? पहले ये वोट देते हैं, वोट देने के बाद वो चुनते हैं किसी को, उसके बाद फिर वो जो है श- मतलब अपने नियम कानून बनाता है। ठीक है, उसके हिसाब से सबको चलना पड़ता है। अब राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में राजा या रानी के द्वारा सरकार चलाया जाता है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार, देखिए इसके बारे में, लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर लोगों का शासन चलता है। ठीक है, भारत में लोगों का शासन चलता है, यह एक लोकतंत्र है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। ठीक, पहले लेकिन ऐसा नहीं था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। पहले के ज़माने में औरतों, गरीबों, अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये लोग वोट नहीं दे सकते थे। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसा गांधी जी ने लिखा था। आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए सफ्रेज मूवमेंट नामक आंदोलन, मतलब महिला मत अधिकार आंदोलन, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, कौन सा? सफ्रेज मूवमेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे? महिला मत अधिकार आंदोलन। ठीक है, इसके बाद देखिए अमेरिकी औरतें जो थी उनको यह अधिकार 1920 में मिला। ठीक, 1920 में अमेरिकी औरतों को यह अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार। क्या करने का? वोट देने का अधिकार मिल गया। इंग्लैंड में 1928 में वोट का अधिकार मिला महिलाओं को। ठीक है, वोट देने का अधिकार। इसके बाद देखिए ग्राम सभा के बारे में क्या कहते हैं इसमें। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। इसमें एक या इससे ज्यादा गांव हो सकते हैं। ठीक है, एक या इससे अधिक गांव हो सकते हैं। और एक चीज और होती है इसमें, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। ठीक, अलग अलग भी होती है। इसके बाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष या इससे ज़्यादा का हो जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, गांव की मतदाता सूची में उसका नाम हो, तो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, देखिए चेक डैम क्या होता है? चेक डैम होता है कि छोटे छोटे बांध जो होते हैं उसी को चेक डैम कहा जाता है। इसके बाद कह रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्र में बटी हुई होती है। ठीक, वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच चुनते हैं, वह मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है। वार्ड पंच व सरपंच मिलकर पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। उन्हें सरकार नियुक्त करती है। सचिव को कौन नियुक्त करता है? जो सचिव होते हैं इनको सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, यह ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाते हैं और चर्चा का रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वहाँ पर जो चर्चा हो रही होती है उसको क्या करते हैं? वो उनका रिकॉर्ड वो अपने पास रखते हैं, और जो निर्णय हुआ होता है उसका भी रिकॉर्ड वो अपने पास रखते हैं कि क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला क्या आया। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा के महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायत के
ग्राम सभा पंचायत के मनमाने काम, मतलब अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, मनमाने काम को रोक सकती है। ये पैसों के दुरुपयोग और गलत काम पर निगरानी रखती है कि ठीक है कि मतलब वो कैसे काम कर रहा है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको रोक भी सकती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार बनाती है। ठीक है, कि मतलब जवाबदेह बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महाराष्ट्र में दो पंच जिन्हें 2005, ठीक है, 2005 में अपनी पंचायत में मतलब वहाँ के जो काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ग्राम पंचायत के काम क्या हैं? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। स्थानीय कर लगाना और इसको इकट्ठा करना, ये काम होता है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? कैसे आमदनी होती है उनकी? घर एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। ठीक है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं जिसे निर्माण समिति कहते हैं। ठीक है, अब इन समितियों में क्या होता है कि समितियों के कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, और दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, अब पंचायत के 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है? ये ऐसी प्रक्रिया होती है इसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ठीक है, और जो गांव के क्षेत्र होते हैं उसमें ग्राम पंचायत जो होती है वो लोकतांत्रिक सरकार का एक पहला स्तर है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत के बारे में बता दिया कि ये क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का ये पहला स्तर है। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं तो वो इसलिए उनके लिए वो काम करते हैं। इसके बाद दूसरा स्तर जो है वो विकास खंड है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में मतलब इसमें जो दूसरा स्तर है वो क्या है? विकास खंड है। ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा स्तर वो विकास खंड होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है, और यही जिला परिषद होता है वो तीसरा स्तर होता है। तीसरा स्तर क्या है? जिला परिषद कहलाता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती हैं कि जो राशि आई है सरकार के द्वारा, जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ जो है यूज होंगे। ठीक है, संविधान के निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। ठीक है, इसीलिए जो पंचायत संबंधी कानून होते हैं वो हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग हो सकते हैं? इसमें इसका मुख्य विचार क्या हो सकता है? मतलब यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोग जो है भागीदारी करें। ठीक है, उसको आगे बढ़ाएं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौके मिलते हैं। तो ये रहा आपका जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी का, ये मैंने 1st to 4th चैप्टर करा दिया है। ठीक है, 1st to 4th चैप्टर आगे का भी ऐसे ही लेकर आऊँगी। ठीक है, वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।